हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्तंभ क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अध्याय 5 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि। और दोस्तों, आप देखोगे कि अध्याय 5 में किस प्रकार नगरपालिका को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता है वो मिलती है। साथ ही है नगरपालिका निधि और नगरपालिका बजट प्रकलन तैयार किस प्रकार किया जाता है तथा बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति के बारे में अध्याय 5 में है वो बताया गया है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखिए, आज की वीडियो में जो हम अध्याय 5 को पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि। देखिए दोस्तों, इस अध्याय में 76 से 89 तक है वो आपकी धाराएं हैं वो रहने वाली हैं। और देखिए, अध्याय 5 में हम पहली धारा को पढ़ते हैं, धारा 76 को। देखिए, इस धारा का नाम है राज्य वित्त आयोग। देखिए दोस्तों, धारा 76 के तहत राज्य में स्थानीय संस्थाएं इसकी वित्त स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए गठन किया जाता है। यानी कि राज्य वित्त आयोग का किस लिए गठन किया जाता है? स्थानीय संस्थाओं की जो स्थिति है उसे अच्छी बेहतर बनाने के लिए इस राज्य वित्त आयोग का है वो गठन है वो किया जाता है। देखिए, राज्य सरकार के शुद्ध आज्ञा से स्थानीय निकाय की हिस्सेदारी है वो दी जाएगी। यानी कि जो राज्य सरकार को जो शुद्ध आय है उससे स्थानीय निकाय को है वो हिस्सेदारी है उसमें मिलेगी। देखिए, साथ ही जो स्थानीय निकाय हैं उनको क्या दिया जाएगा? अनुदान है वो यहाँ पर दिया जाएगा। और अनुदान किसके द्वारा दिया जाएगा? तो राज्य सरकार द्वारा स्थानीय जो संस्थाएं हैं उनको अनुदान है वो यहाँ पर दिया जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि जो देश में है वो दो प्रकार के आयोग हैं वो होते हैं। एक आपका होता है राज्य वित्त आयोग और दूसरा आपका होता है केंद्रीय वित्त आयोग। देखिए, अगर हम बात करें राज्य वित्त आयोग के बारे में, तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा है वो राज्य वित्त आयोग का गठन है किया जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको एक विशेष तौर से इस बात को याद रखनी है कि संविधान में 6 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। किसमें? राज्य वित्त आयोग में। संविधान में बताया गया है कि राज्य वित्त आयोग में 6 सदस्य हैं वो आपके हो सकते हैं। और ये कौन कितने सदस्यों की जो संख्या वो कितनी है वो अधिकतम बताई गई है। इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे अधिक है वो नहीं हो सकते। अब देखिए, 6 सदस्य होंगे तो उनमें एक तो अध्यक्ष होगा और बाकी के 5 सदस्य हैं वो बनाए जाएंगे। देखिए, अगर बात करें कि इस आयोग का कार्यकाल कितना होगा, तो देखिए आयोग का कार्यकाल है वो 5 वर्षों के लिए होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि अभी तक राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो कितने बनाए गए हैं और उनका नाम क्या है, तो देखिए, अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम है कृष्ण कुमार गोयल, जिन्हें हम के गोयल के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। देखिए, इन्होंने 1995 से 2000 तक है वो इस कार्य को किया है। देखिए, इनके बाद में हीरालाल देवपुरा बने, जो कि 2000 से 2005 तक कार्य को किया है। हीरालाल देवपुरा के बाद में देखिए माणिक्य चंद सुराण, जिन्होंने 2005 से 2010 तक इस पद पर कार्य है वो किया है। देखिए, बुल्की दासकर कल्ला, जिन्हें हम बी कल्ला के नाम से जानते हैं, इन्होंने 2010 से 2015 तक है वो कार्य किया है। इनके बाद में देखिए ज्योति किरण आते हैं, जो कि 2015 से 2020 तक कार्य है वो करते हैं। इसके बाद में देखिए प्रद्युमन सिंह। देखिए, प्रद्युमन सिंह को 2020 में जो बनाना था, लेकिन इन्हें क्योंकि 2020 में कोरोना काल था, तो कोरोना काल होने की वजह से इनको लेट है वो अध्यक्ष बनाया गया। तो इस प्रकार आपके राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो रहे हैं। देखिए, राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुसार इसमें 6 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन है
वो राज्यपाल है वो करता है। अब देखिए बात करते हैं हम केंद्रीय वित्त आयोग की। तो देखिए केंद्रीय वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 280 में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 280 में है वो बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों धारा 76 किसके बारे में है? राज्य वित्त आयोग के बारे में हमें बताती है। अब देखिए बात करते हैं धारा 77 की, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन। देखिए दोस्तों राज्य विधानमंडल द्वारा किस प्रकार इसका क्रियान्वयन किया जाएगा वो धारा 77 में बताया गया है। देखिए इसमें बताया गया है कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का जो क्रियान्वयन है वो किस प्रकार करेगी और कौन करेगी। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल है वो करेगी राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें। धारा 77 में बस इतना ही बताया गया है। अब देखिए बात करते हैं धारा 78 की, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। देखिए इसमें बताया गया है कि नगर पालिकाओं को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता है वो किस प्रकार मिलेगी। तो देखिए राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका को 3 प्रकार से वित्तीय सहायता है वो मिलती है। कितने प्रकार से मिलती है? 3 प्रकार से वित्तीय सहायता है वो आपको मिलती है नगर पालिका को। देखिए अगर हम बात करें 3 प्रकार कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको अनुदान के द्वारा है, जो अनुदान है अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता है वो मिलती है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो विकास के लिए जो रुपए दिए जाते हैं वो बिना किसी शर्त के दिए जाते हैं। यानी कि जो राज्य सरकार है वो नगरपालिका क्षेत्र में विकास करने के लिए नगरपालिका को बिना किसी शर्त के पैसे है वो देती है। दूसरा आपकी बात करें तो स्कीम होती है। अब देखिए राज्य सरकार कुछ स्कीम लाती है, उनका क्रियान्वयन करने के लिए रुपए है वो नगरपालिका को दिए जाते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि जो राज्य सरकार है समय समय पर स्कीम है वो लाती रहती है और नगरपालिका इस स्कीम को आम जन तक पहुंचाने के लिए जो उसमें क्रियान्वयन करती है, तो उस क्रियान्वयन में जो पैसे लगते हैं, जो रुपए लगते हैं, वो राज्य सरकार नगरपालिका को देती है। और तीसरा आपका होता है वार्षिक योजना हेतु। देखिए जो वार्षिक योजनाएं होती हैं उसमें भी नगरपालिका को राज्य सरकार द्वारा जो रुपए हैं वो दिए जाते हैं। तो धारा 78 में बताया गया है राज्य सरकार से वित्तीय सहायता किस प्रकार मिलेगी, और इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार को नगरपालिका 3 प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एक आपका अनुदान है, दूसरा आपका स्कीम है और तीसरा आपका है वार्षिक योजना हेतु। देखिए दोस्तों हम निरंतर अपने जो लक्ष्य की ओर हैं वो बढ़ रहे हैं और आपको भी पता है कि आज हम अध्याय 5 में है वो पहुंच चुके हैं और आपका जो नगरपालिका एक्ट है वो लगभग 50% पूरा हो चुका है। देखिए हम इस वीडियो में क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो आप पीछे की वीडियो को भी देखते रहिए ताकि आपको वो भी याद रहे और साथ में हम जो राजस्थान की जियोग्राफी पढ़ रहे हैं उसको भी देखते रहिए, क्योंकि ये आपको वीडियो आने वाली सभी भर्तियों में काम आने वाली है। नई अपडेट के साथ हम इसको पढ़ रहे हैं, तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि चैनल पर जब भी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब आइए बात करते हैं धारा 79 की। देखिए इसका नाम है नगर पालिका निधि। इस धारा में देखिए नगर पालिका के निधि के बारे में बताया गया है कि नगर पालिका के पास पैसे हैं वो किस प्रकार रहेंगे, कितने रहेंगे, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। तो आप मोटा-मोटा इस धारा में याद रख लीजिए कि धारा 79 में बताया गया है नगर पालिका की निधि। अब देखिए बात करते हैं धारा 80 में बताया गया है नगर पालिका निधि का उपयोग। यानी कि नगर पालिका है वो उसके पास जो निधि होगी उसका उपयोग किस प्रकार से करेगी। देखिए दोस्तों नगर पालिका निधि का उपयोग इस अधिनियम के नियमों, उपनियमों आदि के तहत खर्चे हैं किए जाएँगे। जो नगरपालिका अपनी निधि का जो खर्च है, वो किस प्रकार करेगी? नगरपालिका अधिनियम 2009 के जो नियम हैं और जो उपनियम हैं, जो आदि जो खर्चे हैं, इसके तहत ही वो किए जाएँगे। देखिए इसके बाद में धारा 81 की बात करते हैं, जिसका नाम है
नगरपालिका निधि में से तब तक संदाय नहीं किया जाना जब तक कि वह बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो। देखिए दोस्तों, इसका अर्थ है कि नगरपालिका निधि का उपयोग तब तक नहीं होगा जब तक बजट अनुदान प्रावधान नहीं हो। इस धारा में दोस्तों बताया गया है कि नगरपालिका अपनी निधि से बिना बजट अनुदान यानी कि जो खर्च है नहीं कर सकती। नगरपालिका अपनी निधि से बिना किसी बजट के खर्च है वो नहीं कर सकती। अब आपको दोस्तों ये लगेगा कि नगरपालिका जब भी रुपए खर्च करती है तो बजट बनाती है या उसे बजट में बताया जाता है। देखिए, नगरपालिका का भी वार्षिक बजट है वो होता है। तो देखिए, ऐसी कुछ स्थितियां हैं जहां नगरपालिका बिना बजट भी रुपए है वो खर्च कर सकती है। तो देखिए, अगर बात करें हम, वो कौन सी स्थितियां हैं जहां पर नगरपालिका बिना बजट बनाए भी पैसे हैं वो खर्च कर सकती है। तो देखिए, अगर नगरपालिका क्षेत्र में खतरनाक रोग फैल जाए तो वहां पर नगरपालिका बिना बजट के रुपए खर्च कर सकती है। देखिए, श्रमिकों को वेतन देना हो या आकस्मिकता पर अगर नगरपालिका को कोई पैसे खर्च करनी है, तो वहाँ पर नगरपालिका बिना बजट के पैसे को खर्च कर सकती है। देखिए दोस्तों, अगर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया हो, तो खर्च किया जा सकता है। अगर किसी भूलवश किसी नागरिक का पैसा आ गया है, तो वापिस दिया जाएगा। तो इसके लिए नगरपालिका को बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन स्थितियों में बिना बजट के भी नगरपालिका अपने पैसे को, अपनी निधि को खर्च कर सकती है। तो धारा 81 में बताया गया है कि नगरपालिका बजट के बिना कोई भी पैसा खर्च नहीं करेगी, लेकिन कुछ स्थितियां हैं जहां पर नगरपालिका बिना बजट बनाए भी अपने पैसे को खर्च कर सकती है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं धारा 82 की, यानी कि 82 की। देखिए, इस धारा का नाम है लोकहित में तत्काल अपेक्षित संक्रमणों के लिए नगरपालिका निधि से अस्थायी संदाय। देखिए दोस्तों, इस धारा में बताया गया है कि लोकहित में तत्काल रूप से अगर व्यय करना हो तो राज्य सरकार के लिखित आदेश के बाद जो पैसा है वो खर्च किया जा सकता है। तो धारा 82 हमें क्या बताती है कि लोकहित में तत्काल रूप से अगर कोई पैसा खर्च करना है या कोई व्यय करना है तो क्या किया जाएगा? राज्य सरकार से लिखित आदेश के बाद ही उस पैसे को खर्च किया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं धारा 83 की। देखिए दोस्तों, इसका नाम है नगरपालिका की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत करने की शक्ति। देखिए दोस्तों, इसका अर्थ है कि नगरपालिका द्वारा सीमाओं के बाहर व्यय करने की शक्ति। देखिए, नगरपालिका राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद भौतिक संपत्तियों के निर्माण व रखरखाव हेतु नगरपालिका की सीमाओं के बाहर भी व्यय कर सकती है। देखिए दोस्तों, इस धारा में बताया गया है कि नगरपालिका की जो सीमा है, उस सीमा के बाहर भी नगरपालिका अपनी निधि को खर्च कर सकती है। लेकिन कब करेगी? तो राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद ही इस निधि से व्यय है वो किया जाएगा। अगर देखिए हम इसे उदाहरण के तौर पर समझना चाहें, तो देखिए कि नगरपालिका की सीमा के बाहर अगर कोई नगरपालिका का गेस्ट हाउस है और उसे बना दिया जाए, तो वहाँ पर नगरपालिका निधि राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद ही उस गेस्ट हाउस का निर्माण है वो करेगी। तो इस छोटे से उदाहरण से हम इस धारा को समझ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं धारा 84 की। देखिए, विशिष्ट प्रयोजन यानी कि आपके जो विशेष कार्य हैं, तो विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगरपालिका निधि का अनयन उपयोग। देखिए दोस्तों, इस धारा में बताया गया है कि राज्य सरकार के विशिष्ट प्रयोजन हेतु इस अधिनियम यानी कि जो आपका एक्ट है, इसके अधीन दिए गए करों, जुर्मानों आदि के अलावा कोई अन्य कर या शुल्क क्रियान्वयन हेतु नियम है वो बनाए जा सकते हैं। तो ये किस में बताया गया है? धारा 84 में बताया गया है कि राज्य सरकार के विशिष्ट प्रयोजन हेतु जो आपके कर हैं, जुर्माने हैं, जो इसके अलावा जो शुल्क हैं, उनको क्रियान्वयन करने के लिए नियम है वो धारा 84 के तहत बनाए जा सकते हैं। वो आपको जो नगरपालिका एक्ट 2009 है, इसमें बताया गया है। अब देखिए, बात करते हैं धारा 85 की।
देखिए इसका जो नाम है वो है लेखाओं का प्रचालन, लेखाओं का प्रचालन। देखिए, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन लेखा प्रचालन है वो इसमें हो। देखिए जो राज्य सरकार है, उसके द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं समय-समय पर, उसके अधीन ही इसमें लेखाओं का जो प्रचालन है वो होगा। बस धारा 85 में बस इतना ही बताया गया है, तो आपको बस इतना याद रखना है इस धारा में कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन जो लेखा प्रचालन है, वो होता है। अब देखिए बात करते हैं धारा 86 की। अधिशेष धन व विनिधान। विनिधान का अर्थ होता है मैनेज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें बताया गया है अधिशेष धन उसको अन्य लेखाओं में अंतरित यानी कि स्थानांतरित कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों इस धारा में बताया गया है जो नगर पालिका के पास जो निधि है, ठीक है, उसे तो रखा जाएगा, लेकिन अधिशेष जो एक्स्ट्रा रुपए हैं जब वो आते हैं नगर पालिका के पास, उसे मैनेजमेंट है वो कैसे करेगी, उसे मैनेज है वो कैसे करेगी नगर पालिका। तो देखिए इसमें बताया गया है धारा 86 में कि जो अधिशेष धन है, उसे क्या किया जाएगा, दूसरे खाते में भेज दिया जाएगा, स्थानांतरित है वो कर दिया जाएगा। अब देखिए अगर एक उदाहरण के तौर पर हम समझें कि अधिशेष धन है, यानी कि किसी योजना में बजट आता है कि ₹100 इस योजना का बजट है और खर्च केवल ₹80 ही होते हैं। मान लीजिए किसी योजना का बजट है वो ₹100 है, लेकिन उस पर खर्च कितने हुए हैं? ₹80 ही हुए हैं। तो जो ₹20 हैं, वो क्या हो गया आपका? अधिशेष धन हो गया। तो अधिशेष धन किसे कहा जाता है? जो किसी योजना पर कितने भी रुपए आते हैं, कोई भी बजट बनता है और उस बजट में जो रुपए बचते हैं, वो आपका होता है अधिशेष धन। और इस अधिशेष धन को नगरपालिका अपने दूसरे खाते में रखती है। जो नगरपालिका जो एक जो सार्वजनिक जो खाता है उसमें नहीं रखेगी, दूसरे खाते में उसे रखा जाएगा, उसमें उसे ट्रांसफ़र वो कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको एक विशेष तौर से ये भी याद रखना है कि कुछ वाणिज्य परियोजनाओं के जो पैसे, लोगों के लघु बचत के जो पैसे या कहें कि अन्य कोई परियोजना के लिए जो पैसे रखे गए हैं, उस पैसे को अन्य खाते में ट्रांसफ़र है वो नहीं किया जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पर याद है वो रखना है। अब देखिए बात करते हैं धारा 87 की, जिसका नाम है नगरपालिका का बजट प्रकलन तैयार करना। देखिए दोस्तों, इस धारा में बताया गया है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी यानी कि जो आपका ईओ है, जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसका इसमें बहुत बड़ा रोल है वो रहने वाला है। तो देखिए, मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष में 15 जनवरी से पहले आगामी वित्तीय वर्ष हेतु बजट तैयार है वो किया जाता है। तो बजट नगरपालिका का तैयार कौन करता है? तो आपका मुख्य नगरपालिका अधिकारी है, वो बजट को तैयार करता है। देखिए, इसका अनुमोदन प्राक्कलन वित्त समिति द्वारा किया जाता है, परंतु निम्नलिखित बजट प्रावधान हेतु राज्य सरकार अनुमोदन चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप बजट बनाओगे तो पूर्ण रूप से बजट आपका ही होगा। देखिए, कुछ स्थितियाँ हैं जहाँ पर आपको राज्य सरकार का अनुमोदन भी चाहिएगा, राज्य सरकार की अनुमति भी चाहेगी। देखिए जैसे अगर अगर हम बात करें कि आप बजट में नए पदों को सृजित करना या रिक्त पदों को भरना है, वो आप नहीं करोगे, राज्य सरकार की अनुमति उसमें लगेगी। देखिए नए यान यानी कि जो वाहन खरीदना है, वहाँ पर भी आपको राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। कोई स्थावर संपत्ति खरीदनी है, तो उसके लिए भी आपको राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। प्राइवेट संस्था या कोई व्यक्ति को अनुदान देना है, तो वहाँ पर आपको राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। तो देखिए, आप जब बजट बनाओगे तो इन कार्यों को कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिएगा? राज्य सरकार की अनुमति है, वो चाहेगी, अनुमोदन है, वो करना होगा। तो नगरपालिका का बजट जो प्राक्कलन है, वो कौन तैयार करता है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। और कब तक तैयार कर लेगा? तो प्रत्येक वर्ष की 15 जनवरी से पहले है, वो आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट है वो तैयार करेगा। अब देखिए अगर हम बात करें बजट प्रस्तुत करना, जब देखिए दोस्तों बजट को तैयार कर लिया जाता है तो उसे प्रस्तुत भी किया जाएगा।
तो देखिए बजट को प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष द्वारा 31 जनवरी तक बजट प्रकलन प्रस्तुत है वो किया जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर याद रखना है कि 15 फरवरी से पहले नगरपालिका द्वारा पारित कर दिया जाएगा। देखिए 31 जनवरी को तो अध्यक्ष है वो बजट को प्रस्तुत कर देगा, लेकिन नगरपालिका कब तक पारित करेगी इसे? 15 फरवरी तक। तो 15 फरवरी तक इसे जो बजट है आपका वो पारित हो जाना चाहिए। अगर बजट 15 फरवरी तक नहीं स्वीकार होता है या पारित नहीं किया जाता है, तो वो आपको धारा बताती है 88। देखिए 88 में लिखा गया है नगरपालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी। तो इसमें बताया गया है दोस्तों, नगरपालिका 15 फरवरी तक बजट स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। 15 फरवरी तक क्या कर सकती है नगरपालिका? बजट को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। अब देखिए अगर हम बात करें कि नगरपालिका बजट को स्वीकार कर ले, तो देखिए स्वीकार करने पर क्या स्थिति बनेगी? इसकी एक प्रति यानी कि जो आपका बजट है, इसकी एक फ़ोटोकॉपी निर्देशक स्थानीय निकाय को भेजी जाएगी। और अगर नगरपालिका बजट को अस्वीकार कर लेती है, तो जो आपका ईओ है यानी कि जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है या कहें कि सीएमओ है, वो 28 फरवरी तक राज्य सरकार के पास भेजेगा और सरकार इसमें अनुमोदन करके देगी और यह समझा जाएगा कि नगरपालिका ने बजट स्वीकार कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, धारा 88 में बताया गया है कि नगरपालिका 15 फरवरी तक अपने बजट को पेश करती है और 15 फरवरी तक नगरपालिका के पास समय होता है कि इस बजट को स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा। देखिए अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो इसकी एक प्रति है यानी कि एक फ़ोटोकॉपी है वो निर्देशक स्थानीय निकाय को भेज दी जाएगी। लेकिन अगर अस्वीकार कर लिया जाता है तो ईओ या फिर कहेंगे सीएमओ 28 फरवरी तक राज्य सरकार के पास इस बजट को भेज देगा और इसमें जो सरकार है अनुमोदन करके देगी। देखिए अनुमोदन करने के बाद में यह समझा जाएगा कि नगरपालिका ने बजट को स्वीकार कर लिया है और ये बजट है वो 1 वर्ष के लिए लागू है वो हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं धारा 89 की। देखिए 89 की जो धारा है इसका नाम है बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति। देखिए दोस्तों, इस धारा में बताया गया है कि नगरपालिका किसी भी वित्त वर्ष के दौरान नगरपालिका बजट रकम को बढ़ा सकती है, घटा सकती है या उसमें परिवर्तन कर सकती है। देखिए दोस्तों, धारा 89 में बताया गया है कि अगर बजट तैयार हो गया है नगरपालिका का, तो उस वित्तीय वर्ष में नगरपालिका बजट की रकम को बढ़ा सकती है, उस बजट की रकम को कम कर सकती है या फिर उसमें परिवर्तन है वो कर सकती है। तो धारा 89 में ये बताया गया है। देखिए इसी के साथ हमने अध्याय 5 को है वो पूरा कर लिया है। देखिए अध्याय 5 में 76 से 89 तक धाराएँ हैं, वो हमने पढ़ ली हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको अभी तक इनमें से कोई भी धारा समझ में नहीं आई है, तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम उस धारा को और डिटेल से पढ़ सकें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ में नोटिफ़िकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि चैनल पर जब भी नई वीडियो आए, सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।